Yes, very good morning, students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. And today we will start NCRT of chapter motion, and I'll provide a link in the description of the NCRT question. In text question today we will do. In text question means blue questions. Okay. तो स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा बेटा बोर्ड पे और तुम उस चीज को नोट करेंगे और ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब न्यूमेरिकल मोशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मोशन में ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, जो बेटा इजी क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम्हें सिर्फ जस्ट बताता चला जाऊंगा, और जो लगेगा मुझे कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे हो तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हारे खुद कंप्लीट करवा लूंगा। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जिसके पास बुक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को डाउनलोड कर सकता है। तो बेटा फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीडली इस काम को करेंगे बेटा ताकि आज हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाए। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, व्हाट्स योर आंसर विद एन एग्जांपल। कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं आंसर फर्स्ट की बात करूं तो ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं इसमें सिर्फ रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसका। तो यस, डिस्प्लेसमेंट माइट हैव बी जीरो इफ वी विल start our journey from point A, suppose, and it ends at the same point। जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं उसी पॉइंट पे अगर हम आके रुकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाती है। ये हम सब जानते हैं। सर्कुलर मोशन ही जरूरी नहीं है, कोई भी शेप दे सकते हो, बट ध्यान रखना इनिशियल पॉइंट शुड बी सेम और फाइनल पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए। हाँ, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी का पार्ट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी का पार्ट है। वेक्टर क्वांटिटी जीरो हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी जीरो नहीं होती। देखो डिस्टेंस कैसे जीरो होगा। फॉर एग्जांपल तुम इस ट्रैक पे मूव कर रहे हो और जो तुम्हारा व्हीकल है उसमें जो मीटर लगा हुआ है, जो किलोमीटर्स दिखा रहा है कि तुम्हारा व्हीकल कितना चल चुका है आज तक, तो जब तुम यहां से लेके यहां तक चलोगे वापस उसी पॉइंट पे आ जाओगे, क्या मीटर रीडिंग नहीं देगा, जीरो रीडिंग देगा? नहीं, मीटर ने तो रीडिंग दिखानी है जितना तुम चलोगे। मीटर हमेशा डिस्टेंस की रीडिंग दिखाता है, वो डिस्प्लेसमेंट की नहीं दिखाएगा। So distance cannot be zero in the simple words because that is the scalar quantity. Displacement can be zero because it is a vector quantity. When it will be zero, when the final and initial point will be same. Okay. So come to the next question, that is a numerical. A farmer moves along a boundary of a square. That is a very important numerical. This is the important numerical. Let's see. मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को साथ साथ देखते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, देयर इज अ वन स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। दैट इज द ए बी सी एंड डी। 10 मीटर साइड दी हुई है स्क्वायर की, तो सारी ही 10 मीटर की हो जाएंगी। ना इट्स ओके। तो बेटा तुम जैसे ही इन क्लास 9th में आए हो तो आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है न्यूमेरिकल्स का। तो बेटा ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में इन द चैप्टर कह रहा हूँ, इन द साइंस में जो सेगमेंट फिजिक्स सेगमेंट है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है, जब इनको हम चेक करेंगे, जब इनकी मार्किंग होगी तो इनकी मार्किंग स्टेप मार्किंग होती है। एक साथ हम मार्क्स नहीं दे देंगे कि हाँ बच्चे का आंसर ठीक है तो इसके नंबर फुल दे दो, नहीं। सबसे पहली मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, जो बोर्ड क्लासेस में भी तुम्हारी मार्किंग की जाती है वो स्टेप वाइज की जाती है। और उसमें एक इतना अच्छा पॉइंट अब तुम्हारे सामने आएगा कि कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल फेल भी हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स भी न्यूमेरिकल में जीरो मार्क्स नहीं लेकर आते। कुछ ना कुछ मार्क्स उनके भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल में। कैसे आ सकते हैं उसको समझो, ये बेनिफिट है स्टेप्स मार्किंग का। तो स्टेप्स मार्किंग कैसे? तो जो स्टेप मार्किंग है सबसे पहले चेक किया जाता है बेटा गिवन डेटा। तो गिवन डेटा का मतलब होता है चीटिंग। हमें क्वेश्चन में से चीटिंग मारनी है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखना है, इसके मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो बहुत मतलब कि कम मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं वो भी गिवन डेटा अगर लिखते हैं क्वेश्चन में से देख के तो उनको भी कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे, जीरो नहीं मिलेगा।
स्टेप मार्किंग के बेनिफिट्स हैं, और कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ उसकी डिसएडवांटेज है, मार्क्स कट भी जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं होंगे तो मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? तो गिवन डेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है बेटा, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ा करो, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी तुम्हें। ये तुम्हारा 9th क्लास का फर्स्ट सेशन है न्यूमेरिकल्स का, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। तो बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि वो 40 सेकेंड में अ फार्मर completes his round in time 40 सेकेंड। तो दैट मीन्स टी तुम्हें गिवन है 40 सेकेंड 1 राउंड के लिए। जो एक राउंड लगाने का ए से चलकर ए पे वापस जब आएगा फार्मर, तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा बेटा? 40 सेकंड वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ओके, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आंसर पूछ रहा है तुमसे कि 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है, 40 मीटर हुई है, कितनी हुई है। What will be the magnitude of a displacement of the farmer at end of 2 minutes 20 second? Good, ये है मेन पॉइंट। टोटल टाइम कितना गिवन है? टोटल टाइम कितना गिवन है जो फार्मर को दिया जाता है रनिंग के लिए? भाई तुमने इतने टाइम तक रनिंग करते रहना है अराउंड दिस फील्ड, तो टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड्स। बेटा इसमें मैं तुम्हें एक बार पॉइंट बताता हूं कि हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स का मतलब जो हम नंबर के पीछे लगाते हैं, जैसे मिनट लगा हुआ है या सेकंड लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे मीटर लग जाता है। तो वो जो यूनिट्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जो सा यूनिट यूज करते हैं वही वाला यूनिट हमें बनाकर चलना है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब है, तुमने देखा होगा, जैसे तुम पढ़ चुके होगे 8th क्लास में कि What is the SI unit of force? सबने पढ़ा होगा ना, न्यूटन। या what is the SI unit of the pressure? पास्कल। SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल लेवल पर जो सा यूनिट यूज हो रहा है, हमें वो वाले यूनिट्स में अपने आंसर्स को निकालना है, और जो से इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट एक्सेप्टेबल नहीं है उनमें हमें अपने आंसर्स को नहीं फाइंड आउट करना। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात की जा रही है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 यूनिट्स बताता हूं, ये याद कर लो, हमेशा के लिए याद कर लो बेटा, कि अगर बात की जाएगी ना लेंथ की, तो तुम्हें हमेशा मीटर में लिखनी है। वो ब्रेड्थ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, कोई भी लेंथ हो, तो उसको हमेशा हमें मीटर में लिखना है। ठीक है। और अगर बात की जाएगी बेटा मास की, तो मास को केजी में लिखना है, और अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम को सेकंड में लिखना है। ये एसआई यूनिट्स हैं बेटा। तुम्हें ये 3 क्वांटिटीज को याद रखना होता है, लेंथ को, मास को और टाइम को। बाकी क्वांटिटीज अपने आप बन जाती हैं। ये 3 क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है। तो यहां पर चेक करो, इंटरनेशनल लेवल पर टाइम का यूनिट सेकंड है, मिनट इंटरनेशनल लेवल यूनिट नहीं है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया, मिनट को, सेकंड को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो तुम्हें ये मिनट को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी सेकंड बनाना पड़ेगा। समझ आया ना कन्वर्जन क्यों हो रही है? हम हमेशा कन्वर्जन तब करते हैं जब नॉन इंटरनेशनल यूनिट में कुछ गिवन होता है। नॉन इंटरनेशनल यूनिट को हम इंटरनेशनल यूनिट बना देते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो 2 मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड बन जाएगा, और ये 20 सेकंड जो है इनको बाद में प्लस कर देंगे। तो 2 मिनट में कितने सेकंड आ गए बेटा? 2 मिनट में 120 सेकंड्स आ गए, और 20 सेकंड वैसे ही दिया हुआ है, तो टोटल हो गए हमारे पास 140 सेकंड्स। तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा कि अब फार्मर को टोटल टाइम मिला भागने के लिए कितना, 140 सेकंड्स। कितना टाइम तक उसे भागते रहना, 140 सेकंड तक उसे दौड़ लगानी है। ठीक है। जैसे ही 140 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको रुकना पड़ेगा। उस टाइम पे जहां पर भी होगा, जब 140 सेकंड उसके खत्म हो जाएंगे, उस टाइम पे जहां पर भी होगा वहीं पे रुक जाएगा, और हमें फिर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि वो जहां से चलना शुरू हुआ था और जहां पे वो रुका उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है।
जहां पे वो चलना शुरू हुआ था, जहां से भागना शुरू किया था, 140 सेकंड तक वो भागता रहा। जब 140 सेकंड खत्म हो गए, जहां पर भी वो रुका उस पॉइंट से और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तुम्हें सबसे छोटा रास्ता निकालना है, वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ठीक है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया कि क्वेश्चन क्या है इस टाइम, और ये भी तुम्हें पता है, ये गिवन है ऑलरेडी, गिवन डेटा का पार्ट है ये सारा, कि फार्मर को एक राउंड कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में इस फील्ड का 40 सेकंड लगते हैं। टोटल वो कितनी देर भागेगा, हम कहेंगे टोटल वो 140 सेकंड भागेगा। तो यहां पर बेटा हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है। कैसा मेथड होता है यूनिटरी? देखो, अगर मैं मान लो तुम्हें प्राइस बता दूं कि मार्केट जाओ और 7 kg शुगर लेकर आओ, और 1 kg शुगर का प्राइस तुम्हें पता है, तो यूनिट का प्राइस तुम्हें पता है, यूनिट का मतलब 1, ठीक है ना। तो 1 kg शुगर का अगर तुम्हें प्राइस पता है तो 7 kg का तुम मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिट का मतलब समझो, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो अब हम वैसे ही यहां पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे बेटा। बहुत इजी मेथड होता है यूनिटरी मेथड, और बहुत काम आने वाला, बहुत यूजफुल मेथड है। इट इज अ वेरी यूजफुल मेथड, यूनिटरी मेथड। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड को कैसे लिखना है ये ध्यान में रखना। माइंड में तुम्हें जो सी चीज फाइंड आउट करनी है, जो तुम्हें चाहिए, उसको यहां पे लिख लो। मुझे चाहिए राउंड, और जो गिवन है उसको यहां पे लिख लो, ठीक है ना। तुम्हें राउंड निकालने हैं, मतलब 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, जबकि 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है। तो लिखो यहां पर 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है। कितने राउंड कंप्लीट करता है? 40 सेकंड में एक राउंड, ठीक है। टाइम तुम्हें टोटल गिवन है 140 सेकंड तक तुम्हें गिवन है, राउंड्स तुम्हें गिवन नहीं है, तुम्हें सिर्फ 40 सेकंड में एक राउंड का पता है, बाकी का नहीं पता। लेकिन टाइम तुम्हें टोटल पता है कि हाँ टोटल टाइम तुम्हारे पास इतना है। तो एक सेकंड में कितने राउंड लगा लेगा? तो आंसर है 1/40 लगा लेगा। ये वाला 40 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कितने सेकंड है, तो हम कहेंगे 140 सेकंड में कितने लगा लेगा। देखो मैं अभी तुम्हें बताता हूं। मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था कि अगर तुम मार्केट में कुछ लेने गए हो, मान लो तुम शुगर परचेज करने गए हो और 7 kg तुम्हें शुगर परचेज करनी है, अगर तुम्हें 1 kg शुगर का रेट पता है तो 7 kg को मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। तो मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड में 1 सेकंड में कितने राउंड वो लगाता है, 1 सेकंड में कितने राउंड लगाता है वो निकाल लो। 140 सेकंड में कितने लगाएगा मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 सेकंड में कितने राउंड लगाता है वो मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा 40 सेकंड में वो एक राउंड लगा देता है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, एक राउंड का 40 हिस्से, ठीक है, 140 पार्ट हो जाएगा। तो अब तुम्हें एक सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है, 1/40 पता लग गया ना। एक सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है, 1/40। जब एक सेकंड का तुम्हें पता लग गया तो 140 सेकंड में कितने लगाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 140 सेकंड में वो कितने लगाएगा देखते हैं। वो लगाएगा 1/40 इंटू 140। 1 वाला जो भी आंसर है उसको 140 से मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग कर लेंगे यहां पर हम, ठीक है। कटिंग करके फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको कट करते हैं बेटा 4 3.5, ठीक है, 3.5 आ गया। तो तुम्हें पता लगा कि 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगाता है, 3.5 राउंड्स लगाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा, यूनिटरी मेथड का पॉइंट है। मैंने एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम ले लिया, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं सीधा तुमसे ही करवाने वाला हूँ, होमवर्क में देने वाला हूँ वो क्वेश्चन तुम्हें आज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं इसमें और भी तुम्हें और भी समझाऊंगा कि हाँ जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है फिर भी उसको क्लियर करेंगे। तो मुझे पता था कि फार्मर ने 40 सेकंड में एक राउंड लगा लिया। टोटल टाइम भी हमें मिला हुआ था कितना, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट्स जो थे उसको सेकंड बनाया और सेकंड्स को फिर प्लस करके टोटल सेकंड निकाल दिए 140 सेकंड्स। यूनिटरी मेथड को यूज कर लेता हूं मैं कि मुझे पता चल जाए अगर कि 1 सेकंड में वो कितने राउंड लगाता है, तो मैं ये भी देख लूंगा कि 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो मुझे ये तो नहीं पता कि वो 1 सेकंड में कितने लगाता है, मुझे पता है कि वो 40 सेकंड में एक राउंड लगा देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। राउंड मुझे निकालने थे, इसलिए राउंड को मैं अपने राइट साइड में रखूंगा और जो चीज गिवन होती है उसको लेफ्ट में रखूंगा, ठीक है। ये मेरी राइट साइड थी, इधर रखा, और ये लेफ्ट थी तो इधर रखा है। तो 40 सेकंड 1 राउंड, 1 सेकंड 1/40, 140 सेकंड इनटू में 140 करके
कैलकुलेशन करके 3.5 राउंड्स आ जाते हैं। तो मैं डायग्राम में थोड़ा सा सोचता हूं कि 3.5 राउंड्स कब कंप्लीट होंगे। इनिशियल पॉइंट है मेरा ए, इसको मैं इनिशियल मानता हूं। इनिशियल पॉइंट ए से भागना शुरू किया, ये भागता गया भागता गया भागता गया, वापस ए पे आया, 40 मिनट खत्म, सॉरी 40 सेकंड खत्म हो गए। 40 सेकंड में एक राउंड लगाता लग गया। टोटल उसने 3.5 राउंड लगाने हैं, एक राउंड लगा, 2 राउंड लगे, 40 + 40 80 सेकंड्स खत्म। फिर एक और राउंड लगा प्लस 40, कितने सेकंड्स खत्म, 120 सेकंड्स खत्म हो चुके हैं। अब 20 सेकंड और बचते हैं, ठीक है। 40 सेकंड में वो एक राउंड लगाता है, फिर यहां से चला और यहां पर पहुंचा। लो जी, टाइम्स अप, 1 2 3 3.5 टाइम्स अप, 147 कंप्लीट। यहां पे वो रुक जाएगा, ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। फाइनल पोजीशन मिल गई, इनिशियल पोजीशन मिल गई। इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ लो। सबसे छोटा रास्ता है डायगोनल को ट्रेवल करो, ए से सीधा सी पे जाओ। ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। अगर तुम ये फाइंड आउट कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे तो फाइंड आउट हो गया ना, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स तो गिवन है 10 10, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो आंसर है कि मुझे एसी कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहां पर करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुमने, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको आगे रफ कर रहा हूं। तो बेटा अच्छे से समझो, मुझे विश्वास है कि तुम समझोगे इस चीज को, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बच्चों वाले काम हो रहे हैं अभी तक। तो यूनिटरी मेथड, ये मेथड, वो मेथड, तो ये सब अभी तक तुमने इससे हैवी क्वेश्चंस किए हैं तुमने अपने मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स को खेलना है, फिजिक्स के साथ खेलना है, ठीक है बेटा। हम एसी निकालते हैं, तो एसी निकालने के लिए मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम का। AB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, पता है ना, ये इधर हो जाएगा CB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC आ जाएगा मेरे पास, A कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस 100, ये हो जाएगा बेटा 200। इसको लिख देंगे बेटा 2 × 100, 100 बाहर आ जाएगा 10, ठीक है। तो आता होगा ना रूट में से 100 बाहर निकालना, 10 √2 अंदर रह जाएगा, AC निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गई। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने तुम्हें बताया ना लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट लगता है मीटर, तो यहाँ पे बेटा लगा दोगे मीटर। ये देखो, अब मैं तुम्हें, ये आंसर आ गया बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। लो जी, डिस्प्लेसमेंट आ गई। बेटा ध्यान रखना एक पॉइंट का, कि मैंने क्या कहा था तुम्हें कि हमें स्टेप्स के नंबर्स तो मिलते हैं, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। तुमने अगर गिवन डेटा नहीं लगा, नहीं लिख रहे हो, नंबर कट जाएंगे। चलो तुम्हारा आंसर सही आ रहा हो, गिवन डेटा नहीं लिखा, नंबर कट जाएंगे। उस टाइम पे तुम मेरे साथ मैसिंग नहीं करोगे कि सर आपने मुझे नंबर नहीं दिया। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ इन पॉइंट्स को, क्योंकि यही मार्किंग हमें बोर्ड में चेकिंग जब हम करते हैं तो इसी चीज को फॉलो अप करते हैं, CBSE रूल्स है। गिवन डेटा के नंबर मिल गए, उसके बाद तुमने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पर आगे अगर तुमने फॉर्मूला मिस कर दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा, फिर नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तुमने फॉर्मूला भी लिख दिया, आंसर बिल्कुल सही आ गया। ये मीटर लगाना भूल गए, छोटी सी गलती भूल कर जाते हो, बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हमारी नजरों में, एक फिजिक्स स्टूडेंट की नजरों में, साइंस स्टूडेंट की नजरों में और एक टीचर की नजरों में ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, जो साइंस को नहीं जानते, जो इस चीज के लिए मतलब समझ ही नहीं है उनको कि हाँ ये क्या है मीटर, तो उनके लिए हम मान लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते। ये तुम्हारे को करना ही करना है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तुमने यहाँ पे मीटर नहीं लगाया, मैं यहाँ पे आके केजी लगा दूं, सारा गेम बदल जाएगा, ठीक है। ये मास बन जाएगा, जबकि मास है नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोल है। तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन यूनिट एट द लास्ट, ठीक है। तो ये यूनिट को लगाना नहीं भूलेंगे। जिसने नहीं लगाया, आंसर सही है, मैं मानता हूं उसको आंसर सही आया होगा, बट यूनिट नहीं लगा, नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। स्टेप मार्किंग हमारे लिए अच्छी भी है और गलत भी है, और हमें हर चीज को, मतलब स्टेप्स मार्किंग का मतलब है हम सोकर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे, हम जाग रहे हैं, हम बिल्कुल एक्टिव हैं, एक एक स्टेप्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये होती है स्टेप्स मार्किंग, एक्टिव रह के क्वेश्चन करना है। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ, इन द केस
अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछता तुमसे, ये तुम्हें कहता कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस में तुम्हें कुछ नहीं करना होता। डिस्टेंस में क्या करना है बेटा, एक्चुअल में जितना वो चला वो बता दो। एक्चुअल में, शॉर्टकट को मत देखो, एक्चुअल में देखो। ए से चलकर ए पर आया तो 10 10 10 10 40 मीटर वो चलता है। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर, फिर कितना चला 40 मीटर, फिर कितना चला 40 मीटर, 120 मीटर हो गए। फिर और कितना चला 20, तो 140 मीटर हो गए। तो आंसर आ जाएगा 140 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द शॉर्टकट। लेकिन फिर अगर वो डिस्टेंस पूछेगा तो एक्चुअल बता देना कि जितना वो चला है वो डिस्टेंस होता है। आई होप कि तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। और ये भी तुम्हें क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, अगर वो उसी पॉइंट पे वापस आके रुकता है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस उसका ट्रेवल करने का डिस्टेंस होता है। क्यों, कितना ट्रेवल किया, ट्रेवल तो इंसान कर ही रहे, जब वो चल रहा है तो ट्रेवल तो कर रहा है, वो तो तुम्हें बताना ही बताना है। डिस्प्लेसमेंट हाँ ऑप्शनल हो जाती है कि जीरो भी हो सकती है और शायद ना भी जीरो हो, कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। और कभी कभी हमारी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वेरी गुड। तो फटाफट से नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, आ गया बेटा वही क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दिया था। इट कैन बी जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, डिस्प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर है बिल्कुल ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो सकती है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, क्या इसका मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो साफ इनकार कर देना, नहीं हो सकता। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर डिस्टेंस से बड़ा हो जाए तो फिर उसे शॉर्टकट कौन बोलेगा। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बड़ा कैसे सोच लेंगे हम, बड़ा तो सोच ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा इक्वल सोच लो। इक्वल भी कब सोचना है, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई शॉर्टकट नहीं मिल रहा तुम्हें। जब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ पा रहे फाइनल और इनिशियल पॉइंट में, तब कह दो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। बट अगर तुम ढूंढ लेते हो शॉर्टकट को, तो शॉर्टकट ही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होएगी। ठीक है, और अगर तुम शॉर्टकट को नहीं ढूंढते तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से बड़ी डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं होगी। अगर तुमने इसको यस कर दिया तो दैट मींस तुमने कभी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को पढ़ा ही नहीं ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अपने आप में ही एक्सप्लेन करती है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट का मतलब उससे बड़ा ना होना, उससे छोटा रहना। हाँ, एक सिचुएशन में वो इक्वल हो जाता है, वो मैंने अभी बताई, स्ट्रेट लाइन में जब हम मूव करते हैं, जब तुम्हें कोई शॉर्टकट नजर नहीं आता तब। ठीक है, तो लिख सकते हो ना, इज रॉन्ग, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, गुड। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बताना है बेटा, बहुत सिंपल डिफरेंस है। कैसे सिंपल डिफरेंस है, देखो मैं तुम्हें ये डिफरेंसेस लिखने सिखाता हूं। मैंने तुम्हें शायद एक डिफरेंस लिखवाया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी लिखवाया था ना। अगर मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस लिखवाया था तो बस वही यहां पर चिपकाना है। कैसे चिपकाना है, तो माइंड में सोचना है स्पीड स्केलर है, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर है। हो जाओ शुरू। स्पीड स्केलर के जो पॉइंट्स हैं वो स्पीड में लिख दो, वेक्टर के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट में लिख दो। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट हमेशा मैं तुम्हें समझाता आया हूं कि फर्स्ट पॉइंट पे हमेशा डेफिनेशन लिखी जाती है, फॉर्मूला लिखा जाता है, डेफिनेशन लिखी जाती है। तो एक बार देख लेते हैं बेटा, इसको समझते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से करना है बेटा, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वो तुम्हें करना है बैक एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, और वो मुझे सेंड करना है तुम्हें। इन द लास्ट तुम्हें एक बहुत अच्छे से असाइनमेंट दी जाएगी और उस असाइनमेंट्स को करने के लिए तुम्हें अच्छे से टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो उस असाइनमेंट को, हाँ, फिर तुम्हारा इस वीक में बेटा ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगा। फिर तुम्हें असाइनमेंट दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, तुम संडे तक अपनी असाइनमेंट की प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी रिवाइज करोगे। तो नेक्स्ट मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस ये वीक इस मोशन के नाम कर दो
और उसके बाद अगर जिसने मोशन को समझ लिया तो फिजिक्स फिर उसकी गुलाम हो जाएगी। 9th क्लास की फिजिक्स उसकी गुलाम रहेगी, इस चीज की गारंटी मेरी है बेटा। जिसने मोशन को नहीं समझा फिर तुम फिजिक्स के गुलाम हो जाओगे, फिर नहीं फिजिक्स तुम्हें समझ आने वाली है, गुलाम रहोगे हमेशा फिजिक्स के, नचाएगी तुम्हें फिजिक्स। और अगर तुमने मोशन को समझ लिया फिर तुम फिजिक्स को नचाना अच्छे से। तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें डिफरेंस लिखना सिखा रहा हूँ कि डिफरेंस को कैसे लिखा जाता है। कि जैसे मान लो स्पीड को और हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। यहां पर तुम क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेंगे, स्पीड का जो फॉर्मूला है होगा ना, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फॉर्मूला लिख देंगे। सेकंड इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे। बेटा स्टेप से बता रहा हूं मैं तुम्हें, लिखना कैसे है। ऐसे लिखोगे तो नंबर फुल आने वाले तुम्हारे। थर्ड में एसआई यूनिट, जबकि दोनों का सेम है, इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। फॉर्मूले से देख लिया मैंने कि मीटर पर सेकंड क्यों है, और इधर इसका भी एसआई यूनिट। चलो जी, इतना काम तो तुमने कर दिया। इसके बाद क्या करो, स्केलर वाले पॉइंट उठाओ, यहां पे चिपकाओ। वेक्टर्स के पॉइंट उठाओ, यहां पे चिपकाओ। स्पीड स्केलर है, इट कैन नॉट बी जीरो, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। चलो खत्म कहानी, इधर आ जाओ। इट माइट बी जीरो, इट माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव, फिनिश हो गया, डिफरेंस खत्म। तो मैंने अपने स्टेप्स रखने हैं, रट्टा नहीं मारना। डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, देन स्केलर और वेक्टर के पॉइंट्स, ठीक है। ये काम तुम्हें करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। हरी अप, कम टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? तो वो कहता है कि कौन सी कंडीशंस में मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का इक्वल हो जाता है एवरेज स्पीड के। तो वही कंडीशन है ना कि स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिफरेंस आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं बात करता हूं, यहां पर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहते हो तो स्पीड की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो यहां आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहां पे आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये रहता है, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। देखो टाइम तो दोनों में सेम है, बात करेंगे सिर्फ डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टकट। हाँ, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। कब हो जाता है, जब हमें शॉर्टकट नहीं मिलता, मजबूर है हम, शॉर्टकट ढूंढ नहीं पा रहे, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो वो वाली कंडीशन कब होती है, व्हेन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो हमें कोई शॉर्टकट नजर नहीं आता, उस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो उस केस में तुम्हारी जो एवरेज स्पीड या स्पीड, एवरेज वेलोसिटी लगा लो या वेलोसिटी लगा लो, वो दोनों सेम हो जाती हैं। अगर डिस्टेंस किसके, सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है। हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने डिस्टेंस इधर क्यों नहीं लिखा, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल क्यों नहीं किया। बेटा देखो ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अपने पेरेंट्स के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें जब कंपेयर करना है, जिस जो पेरेंट है उसको दिखाना पड़ेगा, देखो उसको ज्यादा हमें प्रायोरिटी देनी है। डिस्प्लेसमेंट कहां से बना, डिस्प्लेसमेंट खुद डिस्टेंस में से बना हुआ है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस में से अगर बना है तो कभी डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता। बच्चा अपने मम्मी पापा के इक्वल हो सकता है, ठीक है, उनसे बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल इक्वल आ सकता है उसका एक एज पे आकर, लेकिन उनसे बड़ा क्रॉस नहीं करेगा या फिर उनसे हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। बच्चे को पेरेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो, पेरेंट्स को कभी बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करोगे,
बच्चे को तुम उसके पेरेंट के साथ कंपेयर करो तो इसको एज अ चाइल्ड मानकर चलो और इसको एज अ पेरेंट मान के चलो, ठीक है ना। तो हमेशा चाइल्ड को पेरेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पेरेंट को चाइल्ड के साथ कंपेयर करते हुए नहीं होता, वो एक रिस्पेक्ट नहीं है। तो डिस्टेंस को हमेशा हमें रिस्पेक्ट देनी है। क्यों रिस्पेक्ट देनी है? क्योंकि डिस्टेंस में से ही डिस्प्लेसमेंट का जन्म हुआ है, तो डिस्टेंस में से ही डिस्प्लेसमेंट बनी हुई है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल कभी कभी हो सकती है, ठीक है ना, पर कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कभी भी पेरेंट चाइल्ड के इक्वल नहीं होगा, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कब हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, या फिर सिंपल बोल दे तो स्पीड और वेलोसिटी कब सेम हो सकती है, कब इन दोनों के आंसर इक्वल आ सकते हैं, हम कहेंगे तब आ सकते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएं, और ये इक्वल कब होंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। हाँ, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? बड़े बड़े बच्चे भी, +1 के बच्चे भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों, इतना भी क्या है। ऑडोमीटर वो मीटर होता है जो हमारे जैसे बाइक में, हमारी कार में, हमारी एक्टिवा में एक मीटर लगा होता है जिसमें नंबर चलते हैं। नंबर का मतलब होता है वो बताता है कि तुमने आज तक अपना व्हीकल कितना चला लिया, कितना ट्रेवल कर चुका तुम्हारा व्हीकल, 1000 किलोमीटर चल चुका है, 2000 किलोमीटर चल चुका है, कितना, वो जो नंबरिंग आगे चलती रहती है जो बताती है कि तुम्हारा व्हीकल आज तक इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, इतना ट्रेवल कर चुका है। उस डिस्टेंस को बताने वाला जो मीटर है उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो स्पीडोमीटर के अंदर एक और मीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर का मतलब नीडल होती है जो स्पीड बताती है, उसके अंदर जो नंबरिंग चलती है, छोटे छोटे नंबर चलते हैं, आगे आगे होते रहते हैं वो जो नंबर्स हैं, सॉरी, वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स ओडोमीटर होते हैं। ओडोमीटर क्या बताता है? ओडोमीटर बताता है कि तुम्हारा व्हीकल कितना ट्रेवल कर चुका है आज तक। स्पीडोमीटर उसकी स्पीड बता रहा होता है, ठीक है। तो एक ही मीटर में ये दोनों मीटर लगाए जाते हैं बेसिकली। स्पीडोमीटर स्पीड बता रहा होता है और उसके अंदर जो छोटा सा ओडोमीटर लगा होता है वो डिस्टेंस बता रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर शब्दों में लिख देंगे बेटा कि ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। What does the path of an object look like when it is in a uniform motion? कहता कि what does the path of an object look like? कब तुम्हें ऐसा पाथ नजर आता है कि जब तुम्हारे पास जो मोशन है बेटा वो यूनिफॉर्म हो रही हो। इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो जैसे ग्राफ बनता है ना तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का, दिस वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस टाइम पे जो मोशन होती है वो हमारी यूनिफॉर्म आ जाती है। सिंपल है ये पॉइंट। तो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। वैसे तो ये होमवर्क में देना चाहिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो फिर भी करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। ट्राई करेंगे सारे बेटा इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक बच्चा इस क्वेश्चन की ट्राई करेगा, फिर इसको मैं कराऊंगा। कहीं तो ये सुन के ट्राई करना छोड़ देंगे कि सर अभी करवा तो देंगे, एम आई राइट? यस, तो बेटा स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक मिनट पढ़ लेने दो मुझे। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कोई स्पेसशिप है, जो स्पेसशिप है वो एक सिग्नल को रिलीज कर रही है ग्राउंड स्टेशन के लिए, और वो 5 मिनट्स ले लेता है सिग्नल ग्राउंड पे आने में, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? तो हमें स्पेसशिप का डिस्टेंस बताना है ग्राउंड से वो कितना दूर है। सिग्नल ट्रेवल एट अ स्पीड, और स्पीड दी हुई है सिग्नल की जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर जाता है सिग्नल, 3 लाख किलोमीटर इन अ सेकंड। हमारी जो लाइट की स्पीड है वो वाली स्पीड है,
लाइट की भी यही स्पीड होती है 3 × 10⁸ मींस 3 लाख किलोमीटर। जो लाइट है हमारी, ठीक है, वो लाइट कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख ट्रेवल करती है 1 सेकंड के अंदर, 3 लाख किलोमीटर। ओके चलो कोई नहीं, स्पीड का फॉर्मूला लगा दो बेटा। अब ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कर दो गंदा सा, मुझे मैथमेटिकल पोर्शन करके दे दो, कैलकुलेट करके दे दो, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा बताया जाएगा। गिवन डेटा में हमें स्पीड गिवन है ना, स्पीड ऑफ सिग्नल नहीं, टाइम और स्पीड, हाँ दोनों चीजें गिवन है। टाइम गिवन है 5 मिनट, आई थिंक मिनट आ गया बेटा, दोबारा से सेकंड बनाना पड़ेगा, 5 × 60 कर लेना, सेकंड बन जाएगा 300 सेकंड, ठीक है। ओके और स्पीड गिवन है बेटा v, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे डिस्टेंस होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें चेंजेस नहीं करने क्योंकि इसमें ऐसे यूनिट इंटरनेशनल यूनिट यूज हुआ है, मीटर और सेकंड, ठीक है, ये ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा बेटा स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड है 3 × 10⁸, ये हो जाएगा बेटा 300। देखो 300 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻², जो जीरो है उनको पावर में ले आया मैं। 3 × 3 कितना हो जाएगा बेटा 9, ठीक है। 10 बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 10 की पावर 10 हो जाएगा, और यूनिट आ जाएगा, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, तो मीटर लगा दो, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10 इसका आंसर रहेगा। किसी को कोई डाउट ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when will you say a body is in a uniform acceleration or non uniform acceleration? कहता तुम कब बोलोगे कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म? अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड इंक्रीज कर रही है बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब हर 2 मिनट में उसको 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ानी है, तो वो 5 ही हर सेकंड में, हर 2 मिनट में इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। अगर वो मन मर्जी से कभी कम कर रही है, कभी ज्यादा कर रही है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, कभी बहुत कम कर लेती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा रखी है बातें, तो इसको लिखना है, वो तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे जब मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट नहीं, सॉरी, लिंक, अपने लिंक में चेक करना, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, विद आंसर्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो टाइम एक बार चेक कर लेंगे कितना होगा, टाइम हो चुका है, तो ठीक है, कोशिश करना आगे के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर दैट इज द ट्यूसडे का जो लेक्चर आने वाला है उसमें करते हैं, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे, और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे सभी, टेक केयर, स्टे एट होम, ओके बेटा, बाय।